नमस्कार साथियों, देखिए आज मैंने आपके लिए लिया है सीटेट जुलाई 2025 के लिए बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत, पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में गारंटी से पूछे जाने वाले टॉपिक हैं और 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये, 2 नंबर के ये आपके सीटेट एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं इस क्लास से। तो जो बच्चे सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं 2025 का, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक की संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया कितने चरणों में विभाजित की गई है। जो पियाजे हैं इनके अनुसार बालक की संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया कितने चरणों में विभाजित की गई है। 2 में की गई है, 3 में की गई है, या फिर 4 में की गई है, या फिर आपकी 5 में की गई है। तो देखिए जो पियाजे हैं इनके अनुसार बालक की संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है वो हमारी 4 चरणों में विभाजित की गई है। ठीक है ना, कितने में? 4 में। देखिए पहली है आपकी संवेदी, कौन सी? संवेदी, ठीक है, संवेगी गतिक ऊर्जा। और दूसरी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी है आपकी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। और चौथी है आपकी औपचारिक, ठीक है ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान रखना, तीसरी है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। 4 अवस्थाओं में जो पियाजे के अनुसार बालक की जो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है वो 4 चरणों में की गई है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4, ठीक है ना, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे का संवेदीगत अवस्था, पियाजे का संवेदीगत अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज किस आयु वर्ग के लिए होती है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, या फिर 7 से 11 वर्ष, या फिर हमारे 11 वर्ष से अधिक। तो देखिए जो पियाजे के अनुसार जो संवेगी गतिक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज ये आपकी होती है जन्म से 2 वर्ष के बीच, ठीक है ना, जन्म से लेके और 2 वर्ष के बीच होती है। कैसे होती है? क्योंकि देखिए जन्म से 2 वर्ष, इस दौरान क्या होता है, इस दौरान बच्चा होता है वो प्रत्यक्ष, ठीक है ना, प्रत्यक्ष संवेदनाओं और गतियों के माध्यम से सीखता है, गतियों के माध्यम से सीखता है और प्रत्यक्ष संवेदनाओं, ठीक है ना, वो मतलब जो जन्म से जो 2 वर्ष का बच्चा होता है वो देख देख के सीखता है। मतलब जैसा हम करते हैं उनके आसपास जो लोग करते हैं, हमारे जैसे बच्चे के पापा कर रहे हैं, मम्मी कर रहे हैं, उसी तरीके से वो काम करता है। जैसे हम किसी चीज़ को मतलब देख रहे हैं बार बार तो वो भी देख रहा है। तो ऐसा मतलब होता है, वो उस तरीके से सीखता है जन्म से लेकर 2 वर्ष के बच्चे, ठीक है ना। कैसे सीखते हैं वो मैंने आपको बता दी, प्रत्यक्ष और संवेदनाओं और गतियों के माध्यम से, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रिता, ठीक है ना, ईगो सेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है, ठीक है ना। ईगो सेंट्रिज्म संवेदी गति, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, या फिर हमारी औपचारिक संक्रियात्मक। देखिए जो आपकी पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रिता, ठीक है ना, किस अवस्था की विशेषता है, तो ये हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है ना। बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें जो बच्चे होते हैं वो दूसरे के दृष्टिकोण, ठीक है ना, दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, किस संज्ञानात्मक अवस्था में बालक अवस्थिरता कॉन्सर्वेशन को समझने में सक्षम होते हैं, ठीक है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, या फिर आपकी संवेदी गति, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए इसमें जो बालक अवस्थिरता यानी कॉन्सर्वेशन को समझने में सक्षम होता है तो वो होता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है ना। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होता है। कैसे होता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था हमारी 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। इसमें बच्चा समझता है कि मात्रा, द्रव्यमान आदि अपरिवर्तित रहते हैं। इसमें बच्चा क्या समझता है? मात्रा को समझता है, मात्रा, द्रव्यमान, ठीक है ना, इनमें आप आदि में
अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है ना, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। तो राइट आंसर ठोस संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चा किस प्रकार की सोच विकसित करता है। देखिए इसमें किस प्रकार की सोच विकसित करता है, तार्किक व अमूर्त सोच, केवल संवेदी जानकारी व पर आधारित सोच, केवल ठोस वस्तुओं की समझ, रचनात्मक सोच का अभाव। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए तार्किक व अमूर्त सोच। तो पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चा किस प्रकार की सोच विकसित करता है, इसमें करता है तार्किक व अमूर्त सोच, ठीक है ना, तार्किक व अमूर्त सोच। कैसे करता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा 11 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे अमूर्त तर्क करते हैं। मतलब इस जो अवस्था होती है ना, तो इसमें मतलब जो औपचारिक संक्रियात्मक होती है इसमें 11 से ऊपर का बच्चा होता है, तो वो क्या करता है, तार्किक सोच रखता है, ठीक है ना, अमूर्त सोच रखता है। इस वर्ष में बच्चा ये चाहता है कि मैं दुनिया की हर चीज अपनी बना लूं, ठीक है ना, दुनिया की हर चीज अपनी बना लूं, मेरे सिवा कोई कुछ है ही नहीं, मैं अपने आप, मतलब जो 11 वर्ष से अधिक आयु के वर्ष के बच्चे होते हैं वो 11 से 15 वर्ष, ठीक है ना, 11 से जो 15 वर्ष के बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं ही हूं और कोई कुछ है ही नहीं। तो ऐसा है, मतलब ऐसी सोच रखती हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारी राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर देखिए जो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञान, तो वंशानुक्रम, सामाजिक संपर्क, व्यक्तिगत प्रयास या फिर केवल स्कूली शिक्षा। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस रूप पर निर्भर करता है, तो ये करता है हमारा, किस रूप पर निर्भर करता है, ये करता है हमारा, ये करता है सामाजिक संपर्क पर, ठीक है ना। वाइगोत्स्की के बच्चे संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, मुख्य रूप से निर्भर करता है हमारा सामाजिक संपर्क पर, ठीक है ना। सामाजिक संपर्क पर कैसे करता है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक परिवेश, ठीक है ना, वाइगोत्स्की ने सामाजिक परिवेश, क्या सामाजिक परिवेश, ठीक है ना, और भाषा को महत्वपूर्ण माना, भाषा को महत्वपूर्ण माना और सामाजिक परिवेश को महत्वपूर्ण माना, ठीक है ना। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक संपर्क हो जाएगा, ठीक है ना, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, निकटतम विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिप्लोमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिप्लोमेंट जेडपीडी की अवधारणा किसने दी थी। जीन पियाजे ने दी थी, लिव वाइगोत्स्की ने दी थी, कोलबर्ग ने दी थी या फिर आपकी स्किनर ने दी थी, किसने दी थी। यहां पर जो जेडपीडी की अवधारणा दी थी वो किसने दी थी, तो देखिए जेडपीडी की अवधारणा दी थी हमारी लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है ना, लेव वाइगोत्स्की ने दी थी। क्यों दी थी, कैसे दी थी, तो देखिए जेडपीडी वह क्षेत्र है, जेडपीडी जो है वह कौन सा क्षेत्र है जहां बच्चे को समझ, व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। क्या होती है, समझ, ठीक है ना, समझ और व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, सहायता की, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है। वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है, बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने देना, उसे सीखने में सहायता देना और धीरे धीरे सहायता हटाना, या फिर आपका बच्चे को रटने के लिए प्रेरित करना, या फिर केवल शिक्षा पर निर्भर करना। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए। स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है, यहां पर स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है, राइट आंसर उसे सीखने में सहायता देना, ठीक है ना। जहां पर स्कैफोल्डिंग आ जाए, ध्यान रखना इस बात को, देखिए हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, उसे सीखने में सहायता देना और धीरे धीरे सहायता करना। देखिए जब बच्चे की हम सहायता करते हैं तो वहां स्कैफोल्डिंग हो जाता है। बच्चा कोई भी चीज सीख रहा है, अगर वो सीख नहीं पा रहा है और उसमें हम उसकी हेल्प कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्कैफोल्डिंग। ध्यान रखना, कई बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटेट एग्जाम के लिए, स्कैफोल्डिंग, ठीक है ना। एक नंबर तैयार करके रख लेना, ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, हर बार पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखना। जहां पर आप सहायता की बात आ जाती है वहीं पर स्कैफोल्डिंग हो जाती है।
तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा किस प्रकार विकास में सहायता होती है। मतलब वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा किस प्रकार विकास में सहायक होती है। केवल संचार के लिए, मानसिक प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए, व्याकरण सुधारने के लिए, या फिर आपकी केवल लेखन कौशल के लिए। तो देखिए यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा किस प्रकार विकास में सहायता होती है, तो ये होती है मानसिक प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए। क्या होती है? मानसिक प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए, ठीक है ना। ये केवल संचार के लिए गलत हो जाएगा, व्याकरण सुधारना गलत हो जाएगा, केवल गलत हो जाएगा, केवल गलत होता है, ठीक है ना। जहां केवल आ जाएंगे वहां पर 99% गलत होता है, 1% की कह नहीं सकता। तो जहां केवल आ गया वो नेगेटिव होता है। तो राइट आंसर मानसिक प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की ने अधिक महत्व किसे दिया है। व्यक्तिगत खोज को दिया है, सामाजिक संपर्क को दिया है, वाय प्रेरणा को दिया है, या फिर संज्ञानात्मक संरचना को दिया है। बताइए क्या हो सकता है, पता हो तो बताइए, कमेंट में बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। व्यक्तिगत मतलब वाइगोत्स्की ने अधिक महत्व किसे दिया है बताइए। तो देखिए व्यक्तिगत खोज को नहीं दिया है, सामाजिक संपर्क को भी नहीं दिया है, वाय प्रेरणा को। देखिए जहां पर सामाजिक संपर्क को दिया है, सॉरी यहाँ पर वाइगोत्स्की ने अधिक महत्व किसे दिया है, सामाजिक संपर्क को दिया है। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में विभाजित किया है। यहाँ पर देखिए कोलबर्ग ने नैतिक विकास को देखिए 2 को दिया है, 3 को दिया है, 4 को दिया है, या फिर आपका 5 को दिया है। तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 चरणों में विभाजित किया है। एक तो होता है आपका पूर्व, ठीक है ना, पूर्व पारंपरिक, ठीक है, पूर्व पारंपरिक एक, ठीक है। दूसरा होता है आपका पारंपरिक, क्या होता है, पारंपरिक होता है, ठीक है ना। तीसरा होता है आपका उत्तर पारंपरिक, ठीक है, उत्तर पारंपरिक। ये आपके तीनों होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, पूर्व पारंपरिक स्तर पर नैतिकता किस पर आधारित होती है। पूर्व पारंपरिक स्तर पर नैतिकता किस पर आधारित होती है। समाज की स्वीकृति पर, व्यक्तिगत लाभ और दंड पर, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पर, या फिर सामाजिक अनुबंधन पर। पूर्व पारंपरिक स्तर पर नैतिकता किस पर आधारित होती है। तो ये होती है आपकी, किस पर होती है, व्यक्तिगत लाभ और दंड पर, ठीक है ना। व्यक्तिगत लाभ और दंड पर हमारी पूर्व पारंपरिक स्तर पर नैतिकता मतलब आधारित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सामाजिक व्यवस्था का पालन लॉ एंड ऑर्डर किस स्तर पर आता है। पूर्व पारंपरिक पर आता है, पारंपरिक पर आता है, उत्तर पारंपरिक पर आता है, या फिर नैतिक पर आता है। देखिए सामाजिक व्यवस्था का पालन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, ये किस पर आता है बताइए। पता हो तो बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए, कमेंट में बताइए क्या हो सकता है। देखिए सामाजिक व्यवस्था का पालन ये होता है हमारा पारंपरिक पर, ठीक है ना। देखिए पारंपरिक हम रखेंगे सही तो सही हो जाएगा हमारा सामाजिक व्यवस्था। तो राइट आंसर बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता का सर्वोच्च स्तर क्या होता है। यहां पर कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता का सर्वोच्च स्तर क्या होता है। तो कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता का सर्वोच्च स्तर होता है, वो हमारा होता है व्यक्तिगत नैतिकता। क्या होता है, व्यक्तिगत नैतिकता होता है, ठीक है। समाज के नियमों का पालन नहीं होता है, पारंपरिक मूल्यों का पालन नहीं, दंड से बचना, ये भी गलत हो जाएगा। तो कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता का सर्वोच्च स्तर व्यक्तिगत नैतिकता। अगर हम व्यक्तिगत नैतिकता को सही रखेंगे ना तो ही हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बच्चों को विकास कर सकते हैं। तो राइट आंसर व्यक्तिगत नैतिकता ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, नैतिक विकास के अनुसार कौन सा स्तर बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, या फिर कोई नहीं। नैतिक विकास के अनुसार समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नैतिक विकास के अनुसार कौन सा स्तर बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। तो देखिए इस जो आपका उत्तर पारंपरिक है ना, उत्तर पारंपरिक है, ये आपका सभी लोग इस स्तर तक नहीं पहुंचते हैं। कितने, सभी लोग इस स्तर तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर कार्य करता है। क्योंकि व्यक्ति जो है इस पर क्या करता है, अपने सिद्धांतों पर कार्य करता है, ठीक है ना, अपने सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर पारंपरिक हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पियाजे जो है, इनके अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, ठीक है ना। सक्रिय रूप से ही तो करेंगे, निष्क्रिय तो करेंगे नहीं, गलत हो जाएगा। केवल शिक्षकों की मदद से भी नहीं करेंगे, केवल माता पिता से भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे बिल्कुल सक्रिय होकर, ठीक है ना, पॉजिटिव होकर ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो अच्छी तरीके से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये तरीका सबसे अच्छा होता है। तो सक्रिय रूप से बच्चे अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, सक्रिय रूप से करते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, परिप्रेक्ष्य ग्रहण किस संज्ञानात्मक अवस्था में विकसित होता है। परिप्रेक्ष्य ग्रहण, पर्सपेक्टिव टॉकिंग किस संज्ञानात्मक अवस्था में विकसित होता है। संवेदी गति, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या फिर आपकी औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये जो परिप्रेक्ष्य ग्रहण होता है ये हमारा ठोस संक्रियात्मक में होता है। ठोस संक्रियात्मक में होता है, कैसे होता है, बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझना शुरू करते हैं। बच्चे जो होते हैं वे दूसरों के दृष्टिकोण को समझना शुरू करते हैं, ठीक है ना, दूसरों के दृष्टिकोण को। तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठोस संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार कौन सी मानसिक प्रक्रिया सीखने में मदद करती है। बताइए क्या हो सकता है। पियाजे के अनुसार कौन सी मानसिक प्रक्रिया सीखने में मदद करती है। तो पियाजे के अनुसार ये हमारी कौन सी मानसिक प्रक्रिया सीखने में मदद करती है। समायोजन, एकोमेंडेशन, आत्मकेंद्रता, इगोसेंट्रम, पुनरावृत्ति, रिपीटिशन या फिर निष्क्रियता, इनएक्टिविटी। बताइए क्या हो सकता है। पियाजे के अनुसार कौन सी मानसिक प्रक्रिया सीखने में मदद करती है। तो सबसे ज़्यादा सीखने में जो मदद करती है वो समायोजन करती है, एकोमोडेशन करती है, ठीक है ना, समायोजन करती है। कैसे करती है, क्योंकि देखिए बच्चे नई जानकारी के अनुसार अपनी मानसिक संरचना को बदलते हैं। बच्चे जो होते हैं उनको अगर नई जानकारी मिल जाती है तो उनका मानसिक जो संरचना होती है वो बदल जाती है, ठीक है ना, मानसिक संरचना उनकी बदल जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एकोमोडेशन हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर समायोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है पियाजे का समानीकरण, एसिमिलेशन का क्या अर्थ है। पियाजे का समानीकरण, एसिमिलेशन का क्या अर्थ है। नए अनुभवों को मौजूद मानसिक संरचना में समाहित करना, या फिर अनुभवों को अनदेखा करना, या फिर हमारा बाहरी दुनिया को बदलना, या केवल सामाजिक विकास पर ध्यान देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नए अनुभवों को, ठीक है ना। ये हमारा आंसर पॉजिटिव होगा, नए अनुभवों को मौजूद मानसिक संरचनाओं में समाहित करना, ठीक है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव है, अनदेखा नहीं कर सकते, बाहरी दुनिया को बदल नहीं सकते, केवल सामाजिक विकास पर भी केवल देखिए आ गया। तो यहाँ राइट आंसर पॉजिटिव, नए अनुभवों को मौजूद मानसिक संरचना में समाहित करना हो जाएगा। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था में विकसित होती है। संवेदी गति में, पूर्व संक्रियात्मक में, ठोस संक्रियात्मक में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक में। अमूर्त सोच बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चे की जो अमूर्त सोच होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक में होती है, ठीक है ना, औपचारिक संक्रियात्मक में होती है। बच्चे इस अवस्था में क्या करते हैं, तर्क, क्या करते हैं, तर्क सबसे ज़्यादा करते हैं, और कल्पना करते हैं, और क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हमारा औपचारिक संक्रियात्मकता हो जाएगा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। भाषा और सामाजिक संपर्क, भाषा और सामाजिक संपर्क, व्यक्तिगत प्रयास, जन्मजात क्षमता, केवल औपचारिक शिक्षा। तो देखिए यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो आपका भाषा और सामाजिक संपर्क है। भाषा और सामाजिक संपर्क है। कैसे है, कैसे है ये आपको, ये देखिए भाषा और देखिए वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, व्यक्तिगत प्रयास, ये गलत होगा, जन्मजात नहीं होगा, केवल औपचारिक नहीं होगा। देखिए भाषा और सामाजिक,
हम भाषा को जो सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, भाषा और सामाजिक, इन दोनों चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर सीखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है बच्चों को सिखाने के लिए भाषा और सामाजिक। अगर दो चीज़ हमने संपर्क साध लिया तो बच्चे हर चीज़ को सीख जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबवाणी प्राइवेट स्पीच का क्या महत्व है। यहाँ पर सबवाणी प्राइवेट स्पीच का क्या महत्व है, तो देखिए ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है या फिर ये बच्चे को अपनी सोच संगठित करने में मदद करता है। देखिए बच्चे बाधित तो कभी करेगा नहीं, ठीक है ना, गलत हो जाएगा ये बाधित करना। यहाँ पर ये केवल मौखिक भाषा केवल आ गया, गलत हो गया, इसका कोई महत्व नहीं है, गलत हो गया। तो ये बच्चे को अपनी सोच संगठित करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा। सबवाणी प्राइवेट स्पीच का क्या महत्व है, यह बच्चे को अपनी सोच संगठित करने में मदद करता है। तो राइट आंसर हमारा बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार जेड पीढ़ी में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने देना, धीरे धीरे मार्गदर्शन देना और फिर समर्थन कराना। ये तो नेगेटिव होगा, धीरे धीरे मार्गदर्शन थोड़ा देंगे हम बच्चों को, है ना। यहाँ पर देखिए बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने देना, सॉरी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर देखिए बच्चे को धीरे धीरे मार्गदर्शन, हाँ यही आंसर सही हो जाएगा। बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने देना ये नहीं होगा। जेड पीढ़ी के अनुसार बच्चे को स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते हम, स्वतंत्र रूप से सीखने देंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे मार्गदर्शन देना और फिर समर्थन हटा देना। धीरे धीरे पहले तो उसे मार्गदर्शन देंगे और फिर समर्थन हटा लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हमारा, ये मेरी कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर, ये आंसर सही होगा, यहाँ ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका ए आंसर सही होगा क्योंकि हम बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने देंगे तभी वो सीख पाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखिए जेड पीढ़ी ने ये कहा था धीरे धीरे मार्गदर्शन देंगे फिर समर्थन हटा देंगे, जेड पीढ़ी ने तो ये कहा था। लेकिन यहाँ बच्चे को स्वतंत्र रूप से भी ये भी सही है, ठीक है ना, प्याजे के अनुसार भी सही है। तो यहाँ कौन सा भी सही हो सकता है राइट आंसर, ठीक है ना, अपने हिसाब से दे सकते हो इसमें, ठीक है। ये तो गलत होगा यहाँ पर, देखिए ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। तो राइट आंसर उन दोनों से एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग का अर्थ क्या है। धीरे धीरे सहायता देकर बच्चे को स्वायत्त कर बनाना, बच्चे को केवल रटने की प्रक्रिया देना, बच्चों को बिना मार्गदर्शन के सीखने देना। तो ये हमारा देखिए स्कैप फोल्डिंग क्या होगा, धीरे धीरे सहायता करना फिर बच्चे को स्वायत्त बनाना, ठीक है ना। स्कैप फोल्डिंग मैंने पहले बता दिया था, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत को अधिक महत्व दिया है। अब यहाँ पर जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने किस सिद्धांत को अधिक महत्व दिया है। व्यक्तिगत संज्ञानात्मकता, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखना, आनुवंशिक कारकों की भूमिका या फिर व्यवहारिक। तो देखिए यहाँ पर जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखना ये राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखना। वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत को अधिक महत्व दिया था, तो इसे ही दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखना। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास किस प्रकार होता है। चरणों में, आनुवंशिकी पर निर्भर, याद करने की प्रक्रिया पर आधारित या केवल माता पिता की शिक्षा पर। तो देखिए कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास किस प्रकार होता है। तो लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास होता है वो हमारा किसके अनुसार होता है, किस प्रकार होता है। तो ये होता है चरणों में, ठीक है। कैसे होता है चरणों में, आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है ना। ये याद करने की गलत, केवल माता पिता की शिक्षा पे ये भी नहीं हुआ। तो राइट आंसर चरणों में हो जाएगा, राइट आंसर हमारा चरणों में हो जाएगा। केवल कोलबर्ग सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास किस प्रकार होता है, चरणों में होता है, ठीक है ना, कई चरणों में होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्याय और समाज के नियमों का पालन नैतिक विकास के किस स्तर में आता है। यहाँ पर पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर व्यक्तिगत स्तर। तो देखिए न्याय और समाज ये हमारा पारंपरिक स्तर, देखिए पारंपरिक होता है, ठीक है ना। पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक गलत हो जाएगा, उत्तर पारंपरिक गलत हो जाएगा। न्याय और समाज के नियमों का पालन नैतिक विकास के किस स्तर में आता है, तो पारंपरिक में आता है। देखिए इस स्तर पर लोग समाज के नियमों का पालन करते हैं। किसका करते हैं, समाज के नियमों का पालन करते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कोल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का उच्चतम स्तर कौन सा होता है? व्यक्तिगत हित, समाज के नियमों का पालन, सार्वभौमिक नैतिकता या फिर दंड से बचना। यहाँ पर कोल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का उच्चतम स्तर कौन सा होता है? तो यहाँ पर देखिए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होता है, वो होता है सिद्धांत उच्चतम स्तर का, सार्वभौमिक नैतिक ज्ञान नैतिक सिद्धांत, ठीक है ना। कौन सा? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, नैतिक तर्क मोरल रीजनिंग की कोल वर्ग की अवधारणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? निर्णय लेने की प्रक्रिया, व्यवहार पर, दंड और इनाम पर, या फिर हमारी केवल माता पिता की शिक्षा पर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। कोल वर्ग की अवधारणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होती है? किस पर होती है? निर्णय लेने की प्रक्रिया पर, ठीक है ना, निर्णय लेने की प्रक्रिया पर होती है। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोल वर्ग के अनुसार समाज संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस स्तर का हिस्सा है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, या फिर हमारा कौन सा है? कोई नहीं। बताइए, संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस पर आधारित है? तो ये है हमारा उत्तर पारंपरिक पर, ठीक है ना। उत्तर पारंपरिक पर कैसे है? उत्तर पारंपरिक पर कैसे है? क्योंकि इसमें व्यक्ति क्या होता है, नैतिक निर्णय अपने सिद्धांतों के आधार पर लेता है। नैतिक निर्णय जो लेता है वो अपने सिद्धांतों के आधार पर लेता है, ठीक है ना, अपने सिद्धांतों के आधार पर, ठीक है, अपने सिद्धांतों के आधार पर लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पारंपरिक हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे आपके आज के कोल वर्ग और पियाजे कोल वर्ग और तो ये थे आपके आज के वाइगोत्स्की, पियाजे और कोल वर्ग से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके सीटेट एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। इससे आपके 2 2 2 3 यानी कि 6 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। इसलिए इस क्लास को जरूर देख लेना जो बच्चे सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं जुलाई 2025 का, ठीक है ना। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको टॉपिक वाइज तैयारी करा रहा हूँ सीटेट जुलाई 25 की, ठीक है ना। तो यहाँ कोर्स की बात बिल्कुल नहीं होगी। देखिए कोर्स बच्चों, कोर्स खरीद के कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान रखना, कुछ नहीं है सीटेट में पास करने के लिए, ठीक है ना। आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कीजिए और वीडियो देखिए थोड़ा बहुत, और मेरी वीडियो देखिए। यहाँ पर मैं आपको टॉपिक वाइज तैयारी कराऊंगा, पूरी कराऊंगा, ये आपको मैं भरोसा दिला सकता हूँ, और तो कुछ नहीं है। इसलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए, अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।